हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक इंस्ट्रूमेंट्स की। बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पेमेंट को करने का प्रॉमिस किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है, जो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को की जाएगी या जिस व्यक्ति को एथोराइज किया गया है उसे ये पेमेंट की जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। इसका अर्थ है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसका होल्डर होगा उसे लीगल ऑनरशिप इस इंस्ट्रूमेंट की प्राप्त हो जाती है, यानी कि वह पेमेंट प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट मेंशन होता है और वो अमाउंट फुली पेड होगा। वो डिमांड के ऊपर भी पेमेंट हो सकती है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफाइड टाइम है, उस टाइम के बाद ये पेमेंट जो है इस अमाउंट की उस व्यक्ति को दी जाएगी जो कि इंस्ट्रूमेंट का होल्डर रहेगा। यदि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करें तो सेक्शन 13 जो है वो कहता है कि तीन तरह के हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। वन इज प्रोमिसरी नोट, सेकंड वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड वन इज चेक। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक पार्टी के द्वारा इशू की जाता है, जिसमें वह दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि इसमें लिखा हुआ अमाउंट वो एक समय के पश्चात या डिमांड पर उसे पे कर देगा। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोमिसरी नोट जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a specified person or to the bearer of the instrument। इसका अर्थ है कि यह लिखित का ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगाई जाती और इसके अंदर अंडरटेक करता है मेकर कि एक समय के पश्चात उस व्यक्ति को जिसका नाम इस प्रोमिसरी नोट में है या किसी अन्य व्यक्ति को या इस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को ये अमाउंट एक समय के पश्चात पे किया जाएगा। यदि हम बैंक नोट और करेंसी नोट की बात करें तो ये दोनों प्रोमिसरी नोट नहीं होते। इसका एक स्पेसिमेन जो है वो दिया हुआ है। इसमें यदि हम देखें लेफ्ट कॉर्नर पर अमाउंट जो है वो हमारा फिगर्स में लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर यानी कि एक्सट्रीम राइट पर डेट और वो जगह है जहां पर ये लिखा जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी में जैसे लिखा है 5 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे मिस्टर श्याम और बियरर द सम ऑफ रुपीज 70,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड और नीचे जो है मेकर राम ने अपने सिग्नेचर किए हैं। यहाँ पर राम 5 महीने के बाद मिस्टर श्याम को या जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा उसे पेमेंट करने का वचन देता है। प्रोमिसरी नोट की यदि हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोमिसरी नोट हमेशा लिखित में होना चाहिए, वो लिखित में ही होता है। दूसरा, इसमें कमिटमेंट की जाती है कि इसमें लिखा हुआ जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रोमिसरी नोट को लिख रहा है। इसके साथ ये अनकंडीशनल होना चाहिए। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है प्रोमिसरी नोट की कि इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। अनकंडीशनल कमिटमेंट की जाती है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। साथ ही इसमें मेकर के सिग्नेचर जो हैं वो होने चाहिए जो पेमेंट करने का वायदा करता है। साथ ही इसमें कुछ पार्टी जो हैं वो होनी चाहिए जिसमें एक मेकर होगा और दूसरा उसका पेई और साथ ही इसके ऊपर स्टैंप जो है वो लगाना अनिवार्य है। जितने अमाउंट का जिस वैल्यू का प्रोमिसरी नोट होगा उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर स्टैंप जो है वो लगाई जाती है। ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आपके जो प्रोमिसरी नोट है वो स्टैम्प्ड होने चाहिए। वैल्यू ऑफ स्टैम्प जो है इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट मेंशन इन द नोट और स्टैम्प ड्यूटी विल बी डिटरमाइंड एज पर रूल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। अब हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर।
जैसे अभी हमने प्रोमिसरी नोट किया, वो भी क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग containing an unconditional undertaking. लेकिन bill of exchange क्या है? It is an unconditional order signed by the maker. Maker is the creditor. Directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिखित में एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती और ये एक ऑर्डर होता है मेकर के द्वारा कि वह दूसरे व्यक्ति को जिसने पेमेंट देनी है डायरेक्ट करता है कि एक समय के पश्चात वह सर्टेन सम ऑफ मनी उसके द्वारा ऑर्डर किए हुए व्यक्ति को या जो इंस्ट्रूमेंट का बियरर है उसे पे करें। तो यदि हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की बात करें तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट जो होता है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक स्पेसिमेन दिया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले यदि हम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो उसमें हम अमाउंट फिगर्स में मेंशन करते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास वो स्थान जहां पर ये लिखा जाता है और वो समय जो है यहाँ मेंशन होता है। उसके बाद ऑर्डर किया जाता है पे टू मिस गीता और बियरर ₹50,000 ओनली 2 months आफ्टर द डेट। यहाँ पर समय अवधि निश्चित की गई है कि 15 सितंबर के 2 महीने के पश्चात 50,000 रुपए गीता को पे किए जाएं। ये गुलशन वासुदेव के द्वारा लिखा हुआ है, यानी क्रेडिटर इसमें गुलशन वासुदेव है जो राम को ऑर्डर कर रहा है कि 50,000 की पेमेंट गीता को दे। तो यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं। वन इज क्रेडिटर, सेकंड वन इज डेटर एंड थर्ड वन इज पेई, जिसको की अमाउंट पे किया। बात करते हैं पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट पार्टी है ड्रॉयर जो बिल को ड्रॉ करता है और जो दूसरे व्यक्ति यानी डेटर को ऑर्डर करता है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। यदि हम इस एग्जांपल में देखें जो हमने पीछे एक स्पेसिमन देखा था, उसमें गुलशन वासुदेव जो है वो बिल का ड्रॉयर है, यानी कि वो कौन है? लेनदार है। सेकंड जो है वो पार्टी होगी ड्रॉई, हु इज डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट टू पे अंडर द इंस्ट्रूमेंट। इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो व्यक्ति है ड्रॉई, वो व्यक्ति है राम जिसको ऑर्डर किया गया है कि गीता को पेमेंट की जाए, और थर्ड पार्टी है पेई जिसको पेमेंट की जाएगी। जो यदि हम स्पेसिमेन में देखें गीता जो है जिसको कहा गया है कि गीता को आप पेमेंट करेंगे 50,000 की। तो 3 पार्टी जो हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। यदि हम पार्टीज इन्वॉल्व इन प्रोमिसरी नोट की बात करें तो वहां सिर्फ 2 ही पार्टी होती हैं। वन पार्टी है हमारी जो मेकर होता है बिल का, जो प्रॉमिस करता है कि पेमेंट आफ्टर सम टाइम किसी सर्टेन पर्सन को या जो इंस्ट्रूमेंट का बियरर होगा उसको पे किया जाएगा, और एक दूसरी पार्टी पे होती है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, क्योंकि ये एक ऑर्डर है तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक व्यक्ति जो ऑर्डर करता है यानी कि क्रेडिटर, एक जिसको ऑर्डर किया गया है पेमेंट के लिए यानी कि डेटर, और तीसरा वो व्यक्ति हो सकता है जिसको पेमेंट रिसीव करनी है। ये थी हमारी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित में होना चाहिए, और ये जो है एक ऑर्डर है जिसमें दूसरे व्यक्ति को यह कहा जाता है कि एक समय अवधि के पश्चात जो है किसी सर्टेन पर्सन को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनकंडीशनल होता है, इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज की यदि बात करें वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। तीसरा इसके साथ ही इसमें ड्रॉयर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं और साथ ही इसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि स्टैंप की जो वैल्यू है वो अमाउंट के ऊपर निर्भर करती है कि कितने अमाउंट की पेमेंट करने का ऑर्डर किया गया है। तो ये ड्यूली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। अब
आते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज चेक। चेक जो है सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है जो कि ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफाइड बैंकर को, और इसमें जो पेमेंट की जाती है वो डिमांड पर ही की जाएगी, यानी कि चेक जब बैंक के पास जाएगा तभी उस चेक की पेमेंट जो है उस व्यक्ति को जिसने इसको प्रेजेंट किया है उसे किया जाएगा, यानी कि इसमें समय अवधि के बीतने के बाद पेमेंट नहीं होती बल्कि डिमांड पर ही पेमेंट की जाएगी। साथ ही साथ में इसमें जो आपके ट्रंकेटेड चेक होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी ये प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ चेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बैंक के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है। तो चेक जो है वो एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर पर लिखा जाता है और कहा जाता है कि ये जिस व्यक्ति का नाम इसमें मेंशन किया है उसकी डिमांड पर ये पेमेंट उसको की जाए। चेक दो तरह के हैं, ट्रंकेटेड चेक भी है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चेक जो है वो इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा। चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे अभी बताया है, ये एक एग्रीमेंट है इन राइटिंग जिसमें सिग्नेचर होते हैं मेकर के, यानी कि जो चेक इशू कर रहा है, जो बैंक को एक तरह से ऑर्डर करता है, डायरेक्ट करता है पेमेंट करने के लिए उस व्यक्ति को जिसका नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व थ्री पार्टी, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। जैसे चेक जो है वो हमारा उस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है जिसने पेमेंट जो है वो करनी है। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जो बैंक है, यानी कि बैंक के पास जब भी चेक आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उसको पे करे। एंड थर्ड पार्टी इज पेई, जिसने पेमेंट रिसीव करनी है। चेक की ये पार्टी जो हैं वो आप देखिए, ड्रॉयर जो है जो चेक को इशू कर रहा है, ड्रॉई जो है एक बैंक है जिसको पेमेंट करने की डायरेक्शन मिली है, और पेई वो व्यक्ति है जिसको। Being a negotiable instrument, a check can be further transferable by endorsement and would be payable on demand. इसका अर्थ है कि चेक जो है वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है कि वो इजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है, वो एंडोर्समेंट के द्वारा भी ट्रांसफर किया जा सकता है, एंड इट वुड बी पेबल ऑन डिमांड। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो पेई है, जिसे अमाउंट रिसीव करने का अधिकार होता है, वो चाहे तो अपने इस अधिकार को अन्य किसी पक्ष में ट्रांसफर कर सकता है। यदि वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना ये राइट ट्रांसफर करना चाहता है तो उस व्यक्ति का नाम वो अपने चेक के बैक साइड पर लिखेगा और अपने सिग्नेचर उसके ऊपर करेगा। लेकिन यदि बियरर चेक है तो उसे एंडोर्समेंट के लिए पीछे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये बियरर चेक है और ये सिर्फ डिलीवरी से ही ट्रांसफरेबल होगा, और जिसके हाथ में चेक होगा उसको ये पेमेंट प्राप्त करने के अधिकार मिल जाएगा। लेकिन यदि ये पेबल टू ऑर्डर है तब इसे जो है एंडोर्समेंट करके ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चेक की डिलीवरी भी करनी होगी। चेक जो है वो ट्रंकेटेड चेक भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ट्रंकेटेड चेक का क्या मतलब है? ये एक चेक है विच इज यूज टू बी इन दी पेपर फॉर्म, जो कि एक पेपर फॉर्म में होता है लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, और उसके बाद इसे ट्रांसमिट किया जाता है टू द क्लियरिंग सिस्टम ताकि पेमेंट की जा सके। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक जो होते हैं वो ओरिजिनली रिटन एंड प्रोसेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ही लिखे जाते हैं, उन्हें प्रोसेस भी वैसे ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं असेंशियल ऑफ चेक की। चेक जो है वो हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा, चेक मस्ट इंक्लूड एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। चेक जो है उसमें एक बैंक को ऑर्डर किया जाता है कि इसमें लिखी गई धनराशि जो है वो डिमांड पर उस व्यक्ति को जिसे इसे प्राप्त करने का अधिकार है, जिसका नाम चेक में लिखा है, उसे की जाए। चेक जो है उसमें पार्टी जो हैं तीन तरह की हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। क्योंकि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। ड्रॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने पेमेंट करनी है, यानी कि जिसके बैंक अकाउंट से पेमेंट जाएगी। ड्रॉई वो व्यक्ति है जिसे ड्रॉयर ने ऑर्डर किया है कि उसके बैंक अकाउंट से व्यक्ति को पेमेंट की जाए जिसका नाम चेक में लिखा हुआ है। एंड पेई इज द पर्सन जिसको पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि हम ड्रायर, ड्रॉई और पेई की बात करें, ड्रायर जो है जो चेक को इशू कर रहा है, ड्रॉई
to whom order to pay a certain amount is made, यानी कि banker और pay is the person or the beneficiary who is to receive the payment under a चेक। तो पेई जो होगा, जिसका नाम चेक में लिखा होगा, जिसके नाम ये चेक इशू किया है, वही पेमेंट रिसीव करने का अधिकारी इसमें रहेगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है चेक में कि जिस तरह से दूसरे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो अनकंडीशनल है, इसी तरह से चेक जो है उसमें भी कंडीशन नहीं लगाई जाती, यानी कि चेक कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर फ्रॉम ए ड्रॉयर, यानी कस्टमर टू ड्रॉई टू पे द अमाउंट। सेम उसी तरह से जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर किया जाता है ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई को, सेम इसी प्रकार से चेक भी अनकंडीशनल ऑर्डर ही होता है। पेमेंट शेल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिजेंसी और एनी कंडीशन, यानी कि पेमेंट जो की जाएगी वो शर्त रहित होती है, इसमें किसी तरह की शर्त नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि चेक के ऊपर ड्रॉयर जिससे के अकाउंट से पैसा जाएगा उसके सिग्नेचर होने चाहिए। इन केस ऑफ चेक इट इज एसेंशियल फॉर द ड्रॉयर टू साइन इट। ड्रॉयर शुड साइन द चेक एंड शुड क्लियरली मेंशन द डेट ऑन इट, अदरवाइज ए चेक विल बी इनवैलिड, यानी कि उसमें सिग्नेचर के साथ साथ डेट भी मेंशन होनी चाहिए। इट डजंट रिक्वायर ए स्टैम्प। जिस तरह से दूसरे हमारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, जिनके ऊपर आपको स्टैंप लगाना जरूरी होती है, चेक के ऊपर जो है डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस ऑन पार्ट ऑफ ड्रॉई, और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पेमेंट का, इसके ऊपर स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं होती। साथ ही यदि हम चेक की अदर फीचर्स देखें तो चेक जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर और सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के द्वारा ही इशू किया जाता है, यानी कि करंट और सेविंग बैंक अकाउंट के अगेंस्ट ही चेक इशू किए जा सकते हैं, और चेक की वैलिडिटी डेट ऑफ इशू के 3 महीने तक रहता है। चेक जो है उसमें 9 डिजिट MICR, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड कहते हैं, वो मेंशन होता है एट द बॉटम ऑफ द चेक। चेक के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको 9 डिजिट का MICR कोड देखने को मिलेगा, विच मेक्स द क्लियरेंस ऑफ चेक इजियर फॉर द बैंक्स, यानी कि चेक की पेमेंट करने को इजी करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए ये MICR कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है चेक के नीचे। इसके साथ हमारे कुछ और बैंक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे अभी हमने बात की थी 3 इंस्ट्रूमेंट्स की। 3 इंस्ट्रूमेंट के अलावा अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट की। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एंड व्हेन द पेई प्रेजेंट इट फॉर द पेमेंट, ड्रॉई बैंक एग्रीज टू पे द फुल अमाउंट ड्यू। इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट है, इसमें जिस पेई के नाम ये लिखा जाता है, वो व्यक्ति जब इसे बैंक के सामने प्रेजेंट करता है तो उसमें लिखी हुई पूरी रकम उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है इट इज पेबल टू ए सर्टेन ब्रांच ऑफ बैंक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट है वो उसकी जो बैंक की लोकेशन होती है या ब्रांच जो होती है वो सर्टेन होती है, वो वहां पर मेंशन होती है। बेनिफिशियरी जो है वो चाहे तो खुद जाकर बैंक ड्राफ्ट को दिखाकर अपनी पेमेंट रिसीव कर सकता है, या वो अपने बैंक को भी आदेश दे सकता है कि वो क्लियरिंग मैकेनिज्म से इस अमाउंट को प्राप्त करें। बैंकर्स चेक दूसरा हमारा बैंक इंस्ट्रूमेंट है। यदि हम प्रोमिसरी नोट और जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हमने किए थे डिस्कस, उसके अलावा हमने किया है बैंक ड्राफ्ट, और उसके बाद आता है बैंकर्स चेक। बैंक्स यूज बैंकर्स चेक एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट मेथड। इट इज यूज्ड बाय बैंक टू सेटल पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। जो कस्टमर हैं उनके बिहाफ पर जो उनकी पेमेंट ऑब्लिगेशन है उनको सेटल करने के लिए बैंकर्स चेक जो है वो बैंक के द्वारा बैंक यूज करता है। जिस तरह से डिमांड ड्राफ्ट होते हैं
दिस इंस्ट्रूमेंट हैज द बैंक्स एंटायर वैल्यू गारंटेड, यानी इसमें लिखा हुआ सारा का सारा अमाउंट प्राप्त करने का अधिकार होगा, इसमें कोई पैसा नहीं कटता है। और यदि हम देखें, ये दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट विद इन द लोकल क्लियरिंग जुरिडिक्शन एंड आर पेबल एट द ब्रांच ऑफ इशू। जो भी आपका इशूइंग ब्रांच होगा उस पर ये पेबल होगा। अब थर्ड जो है वो है हमारे पेमेंट ऑर्डर्स। बैंक जो है इशू करता है पेमेंट ऑर्डर इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट्स ऑन देयर ओन बिहाफ। बैंक के बिहाफ पर ये जो है पेमेंट करने के जो पेमेंट ऑर्डर हैं वो इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा। और ये डॉक्यूमेंट ऑफर द बैंक्स गारंटी दैट द फंड विल बी अवेलेबल एंड आर साइंड बाय द बैंकर। ये हमारे इशूइंग ब्रांच होती है, ये वहां पर पे किए जाते हैं। तो ये थे हमारे अदर बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बैंक जो हैं वो अपनी ये सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है, प्रोमिसरी नोट को डिफाइन कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसे डिफाइन कीजिए, और चेक क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बैंक इंस्ट्रूमेंट, बैंक इंस्ट्रूमेंट क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, और बैंक इंस्ट्रूमेंट के प्रकार आ सकते हैं। चेक के बारे में पूछा जा सकता है और डिफरेंट टाइप के चेक को डिटेल में जो है पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। और इसी तरह से प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उनके ऊपर भी आपको नोट आ सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट बैंक इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, हमने आज जो किए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 जो है उसके अंदर हमने किया है चेक। ये जो सेक्शन है ये है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के। इसके साथ हमने अदर बैंक इंस्ट्रूमेंट भी स्टडी किए हैं, जिसके अंदर आता है हमारा बैंकर्स ड्राफ्ट, और इसी तरह से पेमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बैंक इंस्ट्रूमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।